अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। हम आपके सामने एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसके अंदर हम मर्ज़ियाती अमराज़ के हवाले से बात करते हैं, यानी पैथोलॉजी के हवाले से हम बात करते हैं। उसके अंदर अब हमने एक टॉपिक शुरू किया है, अमराज़ तनफ़ुस। तनफ़ुस का मतलब होता है जिन अज़ा के ज़रिए हम सांस लेते हैं उनके अंदर पैदा होने वाले अमराज़। तो नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू होगा वो होगा दमा, यानी कि अस्थमा। आप सब इस मर्ज़ को जानते हैं। जिस तरह शहरी सिविलाइज ज़िंदगी बढ़ती जा रही है, दमे के मर्ज़ में गैर मामूली तौर पर इजाफ़ा हो रहा है। ये मर्ज़ फेफड़ों के अमराज़ के साथ साथ अक्सर औक़ात जीनियाती तब्दीली की वजह से पैदा होता है, यानी ख़ानदानी तौर पर भी मुंतकिल होता है। इसके अलावा कुछ इलाक़ों में कुछ गैर इलाक़ाई पौधों के पोलन की वजह से भी ये मर्ज़ पैदा होता है। जिस तरह इस्लामाबाद के इलाक़े में जो जंगली तूत है उसके पोलन की वजह से मर्ज़ बहुत ज़्यादा फैलता है। अमूमी तौर पर मार्च और सितंबर अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा फैलता है, इसीलिए वहाँ पर एक एलर्जी सेंटर का भी क़याम किया गया। लेकिन वो एलर्जी सेंटर अपने क़याम के अग़राज़ व मक़ासद को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं कर सका। नाज़रीन, अगर हम दमे की बुनियादी तारुफ़ को देखें तो ये एक तशन्नुजी मर्ज़ है जिसमें फेफड़ों की बारीक हवा की नालियों और डायाफ्राम के उज़ला में तशन्नुज पैदा होकर सांस में तंगी पैदा हो जाती है। नाज़रीन, आगे चलने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी मुफीद मालूमाती पोस्टें आप तक पहुँचती रहें। और नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये पोस्ट पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। नाज़रीन, अब हम अर्ज़ करेंगे दमे के मुतालिक। दमे का मर्ज़, इसकी वजूहात जो हैं इसके अंदर अमूमी तौर पर एनीमिया एक बहुत ही बड़ी वजह है। खून की कमी के मरीज़ों में सबसे ज़्यादा दमा की अलामात या सफोकेशन की अलामात मौजूद होती हैं। इसके अलावा मौसम की तब्दीली, जहरीली और सोजिश पैदा करने वाले ज़रात का बरास्ता सांस अंदर चलाना, जिस तरह पोलन मैंने आपसे अर्ज़ किया था, यह हमारे कुछ जो शुमाली इलाका जात के बड़े बड़े शहर हैं, इस तरह इस्लामाबाद और पेशावर वगैरह, और जहाँ पर जो है अनकंट्रोल प्लांटेशन की गई, उन तमाम पौधों की प्लांटेशन की गई जो हमारे माहौल दोस्त नहीं हैं, उनके पोलन की वजह से भी वहाँ पर मर्ज़ काफ़ी शिद्दत के साथ फैला। इसके अलावा सोजिश पैदा करने वाला ज़रात का बरास्ता सांस अंदर चले जाना, जैसे गंधक, तेज़ाब गंधक या क्लोरीन के अज्जा या धुएँ वगैरह के अज्जा जब ये आलात तनफ़ुस के साथ में जाते हैं, उनसे टकराते हैं तो ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। अक्सर ये मर्ज़ मौरूसी भी होता है, जिस तरह हमने ऊपर भी बयान किया। काली खांसी या खसरा के बाद ये मर्ज़ बच्चों को हो जाता है। इसके अलावा दिल और फेफड़ों के अमराज़ में भी दमा हो सकता है। जब फेफड़ों में पानी भरता है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अगर दिल का फंक्शन सही ना हो तो फिर भी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दौरा अमूमन रात को होता है। आधी रात के बाद सुबह तक नींद से मरीज़ अचानक चौंक उठता है, गोया कि इसका दम घुटने लगा है, वो झट बिस्तर से उठ बैठता है और कई मुख्तलिफ़ हालतें इख्तियार करता है। मरीज़ दौरे के दौरान आगे की तरफ झुक जाता है और सीने के उज़लात पर ज़ोर डालता है। सांस बुलंद आवाज़ के साथ आती है, आंखें उभर आती हैं, जिस्म ठंडा होता है, नब्ज़ बहुत छोटी और कमज़ोर होती है। खांसी के हमरा बलगम खारिज होता है। अब इसको हम तफसील मज़ीद अगर लेना चाहें तो, क्योंकि देखें हमने जब तक इनको अलग-अलग डिफ़रेंशिएट नहीं करेंगे तो जब हम पंजाब हेल्थ केयर की बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि हम अगर पेशेंट हमारे काबू नहीं आ रहा तो उसको रेफ़र करें, और उसको हम रेफ़र जब ही कर सकते हैं जब हमें इनको मर्ज़ियाती कैफ़ियत को बहुत तफसील के साथ समझ लेंगे, वरना अपना मजाक बनवाने वाली बात है। एक आदमी है, वो प्लेओरिसी का पेशेंट है, हम पता नहीं कौन सी तफसील उसको लिखकर डॉक्टर के पास भेजते हैं। अगर हम उसको बहुत गहराई से समझ लें, देख लें और प्रॉपरली, तो यकीनन हमारे इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होगा। तो देखें, इसको दमा उम्र रात को ज़्यादा होता है। आधी रात के बाद सुबह तक नींद से मरीज़ अचानक चौंक उठता है, जैसे इसका दम घुटने लगा है, और वो अचानक बिस्तर से उठ बैठता है। मुख्तलिफ़ हालतें इख्तियार रखता है। खुली खिड़की के पास जाकर अपने बाजुओं के सहारे आगे की जानिब झुक जाता है और गर्दन, कमर और सीने के तमाम उज़लात पर ज़ोर देता है ताकि सांस आसानी से आ सके। सांस बुलंद आवाज़ के साथ आता रहे और मरीज़ सांस लेने की जद्दोजहद करता रहे। मरीज़ के चेहरे पर नज़र डालने से ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भारी मुसीबत में है। आंखें उभर आती हैं, जिल्द जिस्म ठंडी और चिकनी, नब्ज़ छोटी और कमज़ोर, पसीने के बड़े बड़े कतरे पेशानी और चेहरे पर दौड़ते हुए दिखलाई देते हैं। मरीज़ अपने मौलिश की तरफ बहुत बेसब्री के साथ देखता है और उसकी शक्ल से
نظر آ رہا ہوتا ہے، آشکار ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے اور وہ اس مصیبت سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ اگر ہم کچھ وقت تک یعنی کہ 1 گھنٹے سے لے کر 3 گھنٹے تک، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ تک مریض کے دورہ رہ کر تخفیف ہو جاتی ہے، سانس کے ہمراہ بلغم خارج ہوتی ہے اور دورہ ختم ہو جاتا ہے، مریض گہری نیند میں سو جاتا ہے اور دورے کے ہمراہ بخار نہیں ہوا کرتا، لیکن قبل از دورہ ہاضمے میں نقص عموماً پیدا ہوتا ہے۔ ہاضمے میں خرابی جو موسم کی اچانک تبدیلی، زہریلے اور خراش پیدا کرنے والے ذرات کا اندر چلا جانا ایک بنیادی وجہ ہے۔ جب ایک مرتبہ اس مرض کا حملہ ہو جائے یا پھر ہاضمے میں نقص ہونے سے مرض کا دوبارہ بآسانی حملہ ہو جائے تو اس کا علاج ذرا مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر تو یہ مرض موروثی ہوتا ہے۔ کالی کھانسی یا خسرہ کے بعد مرض بچوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ رحم، خصیت الرحم کے بعض امراض، باؤ گولا وغیرہ میں نیز دماغی امراض، غم و غصہ بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ تشخیص کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو خون کا امتحان، پیشاب کا امتحان، پخانے کا امتحان، الٹرا ساؤنڈ، سینے کا ایکس رے اور بلغم کے یعنی کہ امتحان کرایا جاتا ہے۔ سینے کے ایکس رے اور پلمونری فنکشن ٹیسٹ سے دمے کی صاف طور پر تشخیص ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کے علاج کی بات کریں تو سب سے پہلی جو دوائی ہمارے سامنے آتی ہے وہ امونیم میور ہے۔ یہ بالخصوص ان عورتوں کے لیے فائدہ مند ہے جو گھریلو مستورات ہوں، جن کو دورے کی شدت رات 12 سے 2-3 کے درمیان پڑتی ہے اور صبح ہوتے ہوتے ان کے دورے کی شدت میں کمی پیدا ہو جاتی ہو۔ ناظرین، جن لوگوں کو متلی کے ساتھ یہ مرض پیدا ہوتا ہے ان کے لیے ایپیکاک بہت شاندار دوائی ہے۔ اس کے علاوہ لوبیلیا، آرسینیکم ایلبا، نیٹرم سلف، اینٹیمونیم ٹارٹ، یہ سب بہت ہی شاندار دوائی ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ بلغم پھنسا ہوا ہو، سخت ہو، تو کالی بائکروم ایک بہت ہی شاندار ریمیڈی کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ کالی بائکروم کے مرض میں جو دمہ اچھی ثابت ہوتی ہے، اس میں چھاتی میں بے انتہا بلغم، کھانسنے میں یہ بلغم چھوٹی ٹوپیوں اور گولیوں کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پوتھوز ایک بہت ہی شاندار دوائی ہے جس میں گرد و غبار، دھوئیں اور ٹھنڈک کے اثرات اور الرجی ہوتی ہے۔ اگر ہم کو کمبینیشن دینا چاہیں تو فاسفورس، ارجنٹم نائٹیکم، آرسینیکم ایلبا، ایپیکاک اور کاربوویج بہت ہی شاندار ادویات ہیں۔ السلام